हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना साइंस मेंटोर अनुज दुबे। जरा एक मिनट रुकना, थोड़ा प्यास लगी, पानी पी लें। आप लोगों ने देखा, मुझे प्यास लगी थी तो मैंने बोतल उठाया और पानी पी लिया। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जो पादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो अपना पानी कैसे पीते हैं? पानी वो किस प्रकार से ग्रहण करते हैं? सही बताया, जड़ों द्वारा। किसके द्वारा बेटा? जड़ों द्वारा पानी को ले जाते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि अगर हमको अपने घर में ऊपर जो टंकी लगी है वहाँ पानी भेजना होता है तो उसके लिए बड़ी बड़ी मोटर लगानी पड़ती हैं जिसके द्वारा पानी ऊपर तक जाता है। लेकिन पौधे जो हैं, प्लांट्स जो हैं, वो कुछ छोटे भी हो सकते हैं और बड़े बड़े भी हो सकते हैं। जैसे नारियल का पेड़ है, यूकेलिप्टस का पेड़ है, रेडवुड ट्री है, ये बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। इनमें इतनी ऊंचाई तक पानी कैसे पहुंच जाता है? ऐसा प्रकृति का कौन सा करिश्मा है, कौन सा ऐसा जादू है जिसके द्वारा ये बिना मोटर के, बिना कोई पंप के पानी को इतना ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं? आज इस रहस्य से हम लोग पर्दा उठाएंगे। जरा आज हम लोग इस बारे में समझेंगे बेटा। पौधों में जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, की पादपों में जल का परिवहन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे आपको देखो बेटा, एक आपको मैंने प्लांट बना के रखा है। प्लांट है और उसकी जड़ें दिखाई गई हैं। क्या है? प्लांट्स है और उसकी रूट्स आपको दिख रही हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा, कोई भी पौधा आप उखाड़ना, जड़ सहित उखाड़ना, तो आप देखोगे उसकी जड़ें कुछ इस प्रकार की होंगी और उससे छोटे छोटे मूल रोम निकलते हैं। क्या निकलते हैं बेटा? मूल रोम। रूट हेयर्स होते हैं, पतले पतले से होते हैं, थिन, जो कहाँ पे? मिट्टी में गड़े रहते हैं, जिसका काम क्या होता है? पानी को अवशोषित करना, जल को अवशोषित करना, और जो मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं, उनको अवशोषित करते हैं। आज जरा हम समझते हैं किस प्रकार से जड़ों द्वारा पानी पत्तियों तक पहुंच जाएगा। यहाँ पे देखो बेटा, ये आपका मैंने बना रखा है। ये क्या है? मिट्टी है। क्या है बेटा? मिट्टी है। और मिट्टी में क्या होता है? जल होता है। जैसे हम ये ब्लू डॉट स्ट्रक्चर से क्या दिखा रहे हैं बेटा? जल को दिखा देते हैं। इसके पास क्या है? बहुत सारा जल है। जड़ों के पास क्या होता है? बहुत सारा जल इकट्ठा होता है। जब भी बारिश वगैरह होती है तो पानी कहाँ सोख लेता है बेटा? जमीन में चला जाता है ना, तो वो इस मिट्टी के बीच में रहेगा। कहाँ रहेगा बेटा? ये आपका जल है। क्या है बेटा? जल है, वाटर है, H2O है। और यहाँ पर आपके कुछ खनिज लवण भी होते हैं, क्योंकि आपने पहले पढ़ा होगा कि जो मिट्टी है, मिट्टी से जो पौधा होता है वो जल को अवशोषित करता है और खनिज लवणों को भी अवशोषित करता है। तो यहाँ पे मैं कुछ खनिज लवण भी बना देता हूँ। जैसे पोटेशियम हो गया बेटा, सोडियम आयन हो गया, आपका क्लोराइड आयन हो गया। जैसे नाइट्रोजन, अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि पौधे नाइट्रोजन किस प्रकार से लेते हैं, तो वो जड़ों द्वारा लेंगे, जल में घुल के जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन गैस है। लेकिन वो पत्तियों द्वारा नहीं लेते, वो लेते हैं जड़ों द्वारा, नाइट्रेट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बेटा? नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में पड़ा रहेगा। ये मैंने कुछ खनिज लवण बना दिए। तो आपका मिट्टी में बेटा क्या है? जल है और खनिज लवण पाए जाते हैं। मिट्टी में जो जल होता है उसकी मात्रा, ये रूट जो है, आपकी जड़ है, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। सीधा सीधा क्या मतलब हुआ कि जो जल का सांद्रण है बेटा, जल का जो सांद्रण है, कंसंट्रेशन है, वो मिट्टी में ज़्यादा होता है। कंसंट्रेशन जो होता है वो मिट्टी में क्या है? ज़्यादा है। लेकिन जड़ों में बेटा वाटर का कंसंट्रेशन जो होता है वो कम होता है। इसमें ग्लूकोज ज़्यादा होगा। जैसे पौधा खाना बनाता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, तो जो भी खाना वगैरह बनाएगा उसको वो जड़ों में स्टोर कर देता है। कहाँ कर देता बेटा? जड़ों में करेगा, फलों में करेगा। तो आपके जड़ में बेटा ग्लूकोज की मात्रा जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। आयंस ज़्यादा होते हैं। इस वजह से यहाँ पे क्या रहेगा? वाटर का कंसंट्रेशन कैसा रहेगा बेटा? कम रहेगा। समझे? जब यहाँ पे जड़ों के अंदर जल का सांद्रण कम है और मिट्टी में जल का सांद्रण ज्यादा है, तो एक फिनोमिना आपने पढ़ा होगा, परासरण। परासरण बेटा, तो यहां पर क्या होगा बेटा? परासरण होगा।
अब किसी किसी को परासरण नहीं पता होगा तो उसको मैं बता देता हूँ। परासरण ऑस्मोसिस क्या होगा बेटा? ऑस्मोसिस होगा। जब भी जल अपने अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जाता है तो उसे परासरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? परासरण। क्या है? जब जल अपने अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जाता है तो उसको परासरण कहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा बेटा वो परासरण का ही होता है। क्या होगा? परासरण। जल जो होगा, देखो मिट्टी में जल का कंसंट्रेशन कैसा है? ज्यादा है, और जड़ में कैसा है? कम है। तो जल क्या करेगा? अपने मिट्टी से कहां चला जाएगा? जड़ों के अंदर चला जाएगा, क्योंकि जल जो है वो अपने अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर गति करता है। कम सांद्रण की ओर गति करता है। तो मिट्टी से जल कहां चला गया बेटा? जड़ों के अंदर चला गया। वो भी पैसिव प्रोसेस है, निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं जो परासरण हुआ है बेटा, परासरण में क्या हुआ? जल जो है बेटा, जल जो है वो मिट्टी से कहां चला गया? मिट्टी से जड़ों में चला गया। कहां चला गया बेटा? जड़ों में चला गया। वो भी पैसिव प्रोसेस द्वारा। कैसा गया बेटा? पैसिव प्रोसेस हुई है, क्योंकि ये अपने अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर खुद ही गया है, तो इसमें कोई एनर्जी वगैरह नहीं लगती। तो जल तो चला गया, लेकिन खनिज लवणों का क्या भाई? खनिज लवण भी तो जड़ द्वारा ही अवशोषित किए जाते हैं। इसका अपोजिट हो जाएगा। जो आपकी जड़ें होती हैं उसमें ग्लूकोज ज़्यादा है, आयंस ज़्यादा होते हैं, और मिट्टी में जो आयन होते हैं उनकी मात्रा कम होती है। अब इसका मिट्टी में तो आयंस कम है, लेकिन जड़ में ज़्यादा है, तो इसको कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर भेजना है। कहाँ भेजना है? कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर भेजना है, तो इसमें एनर्जी लगती है। तो जल का तो जो रहेगा वो पैसिव प्रोसेस द्वारा जाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन जो आयंस होंगे, खनिज लवण होंगे, खनिज लवण जो है बेटा वो अपने कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर जा रहे हैं। अधिक सांद्रण की ओर जा रहे हैं, तो ये एक्टिव प्रोसेस हो जाती है। कैसी हो जाती है बेटा? एक्टिव प्रोसेस हो जाती है। कंफ्यूज नहीं होना है। जो जल का सांद्रण होगा वो मिट्टी में ज्यादा है, जड़ों में कम है, तो जल अपने अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर जड़ में चला जाएगा, कोई एनर्जी इसमें नहीं लगेगी, तो पैसिव प्रोसेस हो गया। और वहीं पे आयंस जो हैं, खनिज लवण जो हैं, वो जड़ों में ज्यादा होते हैं और मिट्टी में हैं कम, लेकिन पौधे को तो आयंस और ज्यादा चाहिए, तो वो मिट्टी से लेगा। तो ये कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर जा रहे हैं, कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर जाएंगे तो इसमें एनर्जी लगेगी। तो ये होता है आपका एक्टिव प्रोसेस होता है। कैसा होता है बेटा? एक्टिव प्रोसेस। पहला हो गया कि जड़ों द्वारा जल का अवशोषण कैसे होगा बेटा? परासरण द्वारा होगा। कैसा होगा? परासरण द्वारा होगा। ये मैंने आपको एक रूट का पार्ट काट के बना दिया है। जैसे ये देखो, आपको दिख रहे हैं रूट हेयर्स। वही बोला, जब भी पेड़ उखाड़ोगे तो देखना रूट्स में से छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। इनको क्या कहते हैं? मूल रोम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मूल रोम कहेंगे। यहाँ आसपास पूरा मिट्टी है। क्या है बेटा? आसपास पूरी मिट्टी है, और यहाँ पे क्या है? जल है। क्या है बेटा? जल है, अभी बताया। तो जल जो होता है, जल के पार्टिकल्स जो हैं, वाटर के पार्टिकल्स जो हैं, वो इन मूल रोम द्वारा अंदर आ जाएंगे जड़ों के, और फिर ऊपर जाने लगते हैं। ये एपिडर्मिस की लेयर है, इसको क्रॉस करके कहाँ पहुंचेंगे बेटा? कॉर्टेक्स वाले भाग में पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? कॉर्टेक्स वाले भाग में पहुंचेंगे। यहाँ से यहाँ गया पानी, यहाँ गया, इस वाली कोशिका में, इस वाली कोशिका में गया। कॉर्टेक्स में बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो क्या करेंगी? जल को अवशोषित कर लेंगी। क्या कर लेंगी बेटा? जल को अवशोषित करके एकदम फूल जाएंगी, मोटी हो जाती, फूल जाएंगी। तो ये एक दाब लगाती हैं। क्या लगाती हैं बेटा? दाब, प्रेशर लगाएंगी, जिसको बोलते हैं मूल दाब। क्या बोलते हैं बेटा? मूल दाब बोलते हैं, रूट प्रेशर। रूट प्रेशर। जड़ों ने तो जल को अवशोषित कर लिया था, उसके पास कहां पहुंचा? वो कॉर्टेक्स के पास पहुंचा। कहां पहुंचा बेटा? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में जैसे ये जल भरा तो यहाँ पे प्रेशर लगता है, जिससे ये धक्का लगाता है पानी को, और धक्का लगाते हुए इसको आगे पहुंचा देगा इस जाइलम वाले भाग में। कहां पहुंचा देगा बेटा? जाइलम वाले भाग में। तो पहला तो हो गया परासरण, और दूसरा क्या होगा बेटा? मूल दाब होगा। क्या होगा? मूल दाब, रूट प्रेशर।
रूट प्रेशर। परासरण द्वारा तो अवशोषित हो गया था जल, उसके बाद उसको थोड़ा सा ऊंचाई तक ले जाने के लिए जो जड़ें हैं, जड़ों की कोशिकाएं जो होती हैं वो एक दूसरे पे प्रेशर लगाती हैं। फूलने के कारण पानी भर जाएगा तो ये फूलती हैं, इस वजह से प्रेशर लगता है और वो पानी आगे बढ़ जाएगा और ये फिर नॉर्मल हो जाती है। फिर इसमें पानी जाएगा, फिर ये फूलेंगी, फिर पानी को आगे भेज देंगी। इस प्रकार से मूल दाब लगाती हैं। क्या लगाती हैं बेटा? मूल दाब। ऐसा प्रेशर जो जड़ों से पानी को जाइलम में पहुंचा रहा है। कहाँ पहुंचा रहा है? जाइलम। अब कभी ये जाइलम क्या है? आप लोगों ने जाइलम टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा। जाइलम जो ऊतक होता है वो जल को ले जाने का कार्य करता है। जाइलम ऊतक का कार्य होता है बेटा जड़ों द्वारा पानी को ऊंचाई तक लेके जाना। जैसे घरों में पाइपलाइन पड़ी रहती है ना, टंकी वगैरह का पानी है, मोटर का पानी है, ये किस प्रकार से जाएगा? एक पाइपलाइन पड़ी रहेगी। वैसे ही पौधों में भी एक ऊतक होता है, जाइलम ऊतक। कौन सा होता है बेटा? जाइलम ऊतक है। ये क्या है? जाइलम है। जाइलम टिश्यू है जो पूरा डेड होता है। इसमें एक कोशिकाई है जाइलम पैरेन्काइमा, वही सजीव होती है, बाकी सारी डेड होती हैं। ये सिंपल से समझो, खाली पाइप है। कैसा है? खाली पाइप होता है। सबसे पहला परासरण द्वारा आपने जल को मूल रोम में और जड़ों में पहुंचाया। उसके बाद वो मूल दाब द्वारा कहां पे पहुंच गया बेटा पानी? ये वाटर जो था आपका जाइलम तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया? जाइलम। सिर्फ वाटर नहीं पहुंचा है, खनिज लवण भी पहुंचे हैं। क्या पहुंचे हैं? खनिज लवण भी पहुंचे हैं। और ये जाइलम जो है वो वाटर को ऊपर ले जाएगा। अब वही बात आई ना कि इतना ऊपर तक जाएगा कैसे? शुरुआत वाला तो समझ में आया कि भाई परासरण जो था वो अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर हो गया, तो पानी जो है अपने आप जड़ों में पहुंच गया। थोड़ा बहुत प्रेशर लगा मूल दाब तो वो थोड़ा सा और ऊपर पहुंच गया। लेकिन यूकेलिप्टस इतना ऊंचा ऊंचा पौधा होता है, इतना ऊपर कैसे जाएगा पानी? अच्छा, आप लोगों ने कभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी हो, स्ट्रॉ डाल के, स्ट्रॉ वो पाइप होता है ना, उसको क्या करते हैं? सक करते हैं। सक करोगे तो वो क्या होगा? जो कोल्ड ड्रिंक होती है या पानी होता है वो ऊपर आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से नेचर में भी एक सक्शन प्रेशर या ट्रांसपिरेशन पुल लगता है। आपने बचपन में ये तो पढ़ा होगा, जो पौधे हैं वो वाष्पोत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? वाष्पोत्सर्जन करते हैं, ट्रांसपिरेशन। इसमें क्या होता है? पौधे के वायवीय भाग जैसे पत्तियां हो गई, तने हो गए, इनसे जो है जल वाष्प के रूप में निकलकर बाहर आता है। इसको बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बचपन में पक्का पढ़ा होगा, याद आया? बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन क्या है? बाष्पोत्सर्जन ऐसी क्रिया होती है जिसमें पौधे के वायवीय भाग से, वायवीय मतलब जो वायु में उपस्थित भाग हैं, उनसे जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। उसको बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यही बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण संभव होता है। गर्मियों में पेड़ बचे रहते हैं। अच्छा, गर्मियों में तुम कभी पेड़ के नीचे बैठ के देखना, पेड़ के नीचे बैठोगे तो एसी से ज्यादा ठंडक लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो रहा होता है वाष्पोत्सर्जन। जैसे ये पत्तियां हैं बेटा, पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ओपनिंग है, स्टोमेटा होते हैं। क्या होते हैं बेटा? स्टोमेटा। पत्ती के निचली सतह पर होते हैं। ज्यादातर पत्ती की निचली सतह पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा खिड़की है। क्या है? खिड़की, जिससे वायु अंदर आ सकती है, जैसे ऑक्सीजन, CO2 ये अंदर आएंगी और गैसें निकलती भी हैं, और वाटर भी निकलता है। क्या निकलता है बेटा? वाटर। तो ये स्टोमेटा द्वारा ही क्या होगा? ट्रांसपिरेशन होगा। क्या होगा? ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन होता है। क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। अभी मैंने बताया वाष्पोत्सर्जन बेटा। तो ये वाष्पोत्सर्जन लगातार होता रहेगा, दिन में लगातार आपका वाष्पोत्सर्जन होता है। जो एक पौधा होता है, मान लो एक कोई पेड़ है, वो लगभग एक दिन में कई 100 लीटर पानी जो है वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा भाप में बदल लेता है। वो उसके अपने अपने आसपास का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, पानी को ऊपर लाने तक के लिए, इसलिए वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। वाष्पोत्सर्जन एक प्रकार से सक्शन है। क्या है बेटा? ट्रांसपिरेशनल पुल लिख दूं या इसको सक्शन पुल लिखूं या प्रेशर लिखूं, दोनों बातें सेम हैं। यही आपका तीसरा पॉइंट है। पहला परासरण, दूसरा मूल दाब और तीसरा है ट्रांसपिरेशन। तीसरा क्या है बेटा?
ट्रांसपिरेशन द्वारा जो होता है वो जड़ों से पानी खींचा जाता है, एकदम स्ट्रॉ की तरीके, जैसे स्ट्रॉ से तुम पानी खींच लेते हो वैसे ही यहाँ पे भी पानी खींचा जाएगा और ये यहाँ पर आएगा और स्टोमीटर द्वारा बाहर निकलता रहेगा। ट्रांसपिरेशनल पुल सबसे भयंकर वाला पुल होता है, सबसे ताकतवर। ये कितना भी ऊंचा प्लांट हो उसमें क्या करेगा, पानी को ऊपर तक खींच लेता है। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ तक चढ़ेगा, बाकी वो सक्शन प्रेशर या ट्रांसपिरेशनल पुल द्वारा लगातार पत्तियों में पहुंचता रहता है, जिससे पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण संभव हो पाएगा, टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएंगे। इसी प्रकार से वाटर का ऊपर तक पहुंचना बन जाता। देखा, हम लोग समझ चुके हैं कि इतने ऊंचे ऊंचे पौधों में पानी किस प्रकार से पहुंचेगा। 3 स्टेप। सबसे पहला परासरण होगा, दूसरा क्या होगा बेटा, मूलदाब होगा, और तीसरा क्या होगा, ट्रांसपिरेशनल पुल होगा, जिसमें पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी को ऊपर खींचते हैं। सबसे खतरनाक पुल जो है यही वाला है, इसी वजह से पानी इतनी ऊंचाई तक चढ़ जाता है। इसमें कोई मोटर की आवश्यकता नहीं होती। हमारे घरों में टंकी जितनी ऊपर है उतनी ही पावर की मोटर लगानी पड़ेगी, तभी पानी ऊपर जा सकता है, नहीं तो नहीं जा पाएगा, बड़ी मेहनत लगती है। लेकिन पौधों में नेचर ने गॉड गिफ्ट है, दिया है, ट्रांसपिरेशनल पुल लगेगा, इस हिसाब से पानी ऊपर चढ़ जाएगा। आपने नोटिस किया जो पानी है बेटा वो साइलेंटली जड़ों द्वारा पत्तियों तक पहुंच रहा है और पत्तियों को न्यूट्रिशन दे रहा है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, उसको ग्रोथ में मदद कर रहा है। ठीक उसी प्रकार हम लोगों को भी अपने जो कार्य हैं, प्रयास हैं, वो करते रहने चाहिए और अच्छे काम करते रहना चाहिए, जिससे हम और हमारे आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा रहे, सोसाइटी अच्छी रहे। आपको कोई नेक्स्ट वीडियो जो चाहिए हो नेक्स्ट टॉपिक पे, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर देना। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।